माह जनवरी की दूसरी तारीख है और आप प्रोग्राम देख रहे हैं जी सलाम जे के हस्बे वादा आपके सामने हाजिर खिदमत होते हैं 8:35 पर और कोशिश रहती है कि जम्मू कश्मीर और मुल्क से मुंसलिक जितनी भी छोटी बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखें। न सिर्फ खबर रखे बल्कि खबर पर तजिया भी हो, तबसरा भी और आलमी पैमाने पर क्या कुछ चल रहा है उससे भी बाखबर कराने की कोशिश करते हैं। 10 बजे तक इस प्रोग्राम को आपके सामने रखते हैं और 3 मरहलों पर यह प्रोग्राम आता है और तीसरे पड़ाव पर 9:40 के बाद का वक्त जब होता है तो हम आपके सामने आते हैं। हमारी फ़ोन लाइन्स खुल जाती हैं, आप और हम गुफ्तगू करते हैं। आपके मसाइल को हुकूमत तक पहुँचाने के लिए एक छोटा सा लेकिन बाअसर मौका होता है जहां पर हुकूमती इदारों को यह पता लगता है कि उनकी मनसूबाबंदी कितनी कामयाब है और अवाम किन गौनागू मुश्किलात से दो चार है। आज भी यह सिलसिला इसी तरीके से चलेगा। बड़ी खबर से आगाज़ ज़रूर करेंगे लेकिन आपको सिर्फ इतनी याद दहानी कराएंगे कि आप हमारे साथ ज्वाइन तो टीवी पर कर चुके हैं, हमारी राब्ता साइट फेसबुक पर यानी दोनों ऑफिशियल पेज पर हमारे ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा, यूट्यूब पर ज़रूर आइएगा, ट्विटर इंस्टाग्राम पर आप हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पर भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी लॉग इन, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और वहाँ पर 2 ज़बानों में अभी तक खबरें आ रही थी, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कल से तीसरी ज़बान को भी यानी उर्दू को भी वहाँ पे इंक्लूड करें ताकि तीनों ज़बानों में आप खबरें जो है वो मुकम्मल तौर पर पढ़ सकते हैं। न सिर्फ खबर पढ़ेंगे बल्कि वहाँ पर आप टेलीविज़न को भी देख सकते हैं यानी बराह रास्त नशरियात भी है और वहाँ से आप हमें फीडबैक भी कर सकते हैं। तो ये सारे ज़राए रहेंगे जी आपके और हमारे बीच राब्ते और रिश्ते को मज़ीद मजबूत करने के लिए। प्रोग्राम का करते हैं आगाज़ और आज हिस्ट्री ऑफ द डे के बजाय सीधे बड़ी खबर पर आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी रहमत कलीम जो पूरा 10 बजे तक हमारे साथ रहेंगे और पल पल का अपडेट भी आपको बताएंगे। आदाब नाज़रीन, रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है सलाम जी के साथ। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। 10 बजे तक हमारा साथ रहेगा और 10 बजे तक ना सिर्फ आपको जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे बल्कि मुल्की सतह पर और सुप्रीम कोर्ट से जो बड़े फैसले आज आने वाले हैं उन तमाम खबरों से आपको अपडेट करेंगे। आलमी सतह पर क्या कुछ हलचल है, क्या बड़ी खबरें हैं, उन तमाम खबरों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर और मुल्की सतह की सबसे बड़ी खबर और वो भी राजौरी से। कल देर रात गए जो तस्वीर देखने को मिली वो इंतहाई तकलीफदेह तस्वीर थी और राजौरी से जो तस्वीर अब तक के बन पाई है उसमें सिर्फ और सिर्फ दुख, गम और गुस्सा ही है। और उस गुस्से की वजह आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है कि मिलिटेंटों ने एक बार फिर नापाक मंसूबे बना करके आम शहरियों को बाज़ाब्ता तौर पर हमले का निशाना बनाया और उस हमले में 4 आम शहरियों की जान गई है। खबर यह है कि राजौरी में इस वक्त जो सूरत हाल है वो मातम का माहौल है और इस बीच हड़ताल या यूं कहिए कि बंद की कॉल जो दी गई थी उसकी भी तस्वीर देखने को मिल रही है। तो जिस डांगरी राजौरी का इलाका है जहां पर शाम देर गए नामालूम असला बरदार नमूदार हुए और चंद मखसूस घरों का घेराव करके उनके शनाख्ती कार्ड्स को चेक करने की बात सामने आ रही है और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग वहां पर हुई है जिसकी वजह से पूरे इलाके के अंदर दहशत और खौफ का माहौल है। और इस फायरिंग के नतीजे में बाप बेटा समेत PHE के मुलाजिम कुल मिलाकर 4 लोगों की अभी तक की मौत की तस्दीक हो गई है और तकरीबन 6 से 7 लोगों के जख्मी होने की भी इतलात सामने आ रही थी, जिनमें कुछ लोगों को जम्मू अस्पताल भी जो है वो रेफर कर दिया गया है जहां पर उनकी हालत जो है वो स्टेबल बताई जा रही है। 2 या 3 मिलिटेंट जो थे वो नमूदार हुए थे जी और ये उन्होंने 3 से 4 जो माइनॉरिटी कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी के जो घर थे उनको टारगेट किया था, उनको वहां पर असम्बल करवाया। डांगरी के अंदर, अपर डांगरी लोअर डांगरी के अंदर का ये मामला है और उसके फौरन बाद शाम होते हुए हमने जब इस खबर को भी ब्रेक किया था तो QRT यानी क्विक रिस्पॉन्स टीम जो है उसके साथ साथ जो आर्मी है, CRPF है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, उसने इस पूरे इलाके को मुहासरे में लिया है। रात देर गए तक गम, गुस्सा और दहशत जो था वो खसाब जहां आवाम के चेहरों पर नजर आ रहा था वहीं पर आर्मी और सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के लोग भी लगातार सर्च ऑपरेशन को जारी रखे हुए थे। इधर जो अस्पताल है, मरकजी अस्पताल, जहां पर कल सबकी नजरें रही जब ये पूरा मामला चल रहा था, वहां पर हू का आलम था क्योंकि एक के बाद एक सायरन बजती हुई गाड़ियां आ रही थी जिसकी वजह से दहशत और
दहशत के साथ साथ खौफ का माहौल जो था वो साफ नजर आ रहा था। कल नामालूम मुसल्लह अफराद की तरफ से तकरीबन 7 से सवा 7 बजे के बीच में ये वाकया पेश आया था, जब डांगरी के मकाम पर एक मंदिर के बिल्कुल पास में गोलियां चली और जिसके नतीजे में अभी तक 4 लोगों के मारे जाने की तस्दीक हो रही है और कुछ मजीद लोग भी जो जख्मी हुए हैं उन्हें जम्मू मेडिकल कॉलेज भी रवाना कर दिया गया था। इधर एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस जम्मू जोन मुकेश कुमार ने कल सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू भी की है रात देर गए, जिस दौरान उन्होंने इस बात की वजाहत की कि हमला हुआ है जी, और हमले की तह तक जाने के लिए QRT और पुलिस जो है वो इस वक्त लगी हुई है। सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट काफ़ी टाइट कर दी गई है, लेकिन सनातन धर्म सभा SDS की तरफ से आज बंद का ऐलान कर दिया गया और सुबह से कल रात से लेकर अभी तक अगर आप देखें तो अभी लाशों का तदफीन नहीं हुआ है, आखिरी रसूमात अदा नहीं किए गए हैं और डिमांड ये की जा रही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आज खुद मौके वारदात पर पहुंचे, जो पसमानदगान वहां पर है उनको दिलासा दे और उसके बाद ही आखिरी रसूमात जो है वो अदा की जाएंगी। एक तरफ से ये हो रहा है, दूसरी तरफ से बंद की कॉल है और तीसरी तरफ से खबर यह है कि सियासी जमातों के लीडरों का कारवान जो है वो डांगरी की ओर रवाना हुआ और थोड़ी देर में वो वहां पर पहुंचेंगे, जिसके बाद देखना होगा कि सूरत हाल किस तरीके की वहां पर बनेगी। ये पहला मौका नहीं है जी जब इस तरीके के इंसिडेंट हुए हैं। आप देखिए कि कश्मीर के बाद सबसे बड़ा फोकस पॉइंट जो है वो जम्मू जोन रहा है। जम्मू जोन के अंदर चाहे सिदरा का मकाम हो जहां पर एनकाउंटर हुआ, उससे पहले भी इस तरीके के इंसिडेंट्स हुए और जब आप इस पुंछ रजौरी वाले बेल्ट को देखते हैं तो ये सरहद के पास का इलाका है, वहां पर इस तरीके की दरअंदाजियां की खबरें जरूर आती थी, लेकिन एक टारगेट किलिंग वाला मामला जो था ये पिछले 1-2 साल से बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा था। एक अपर हैंड सिक्योरिटी एजेंसीज का लग रहा था, लेकिन कल के इंसिडेंट के बाद सिक्योरिटी पर भी बड़े सवाल जो है वो उठ रहे हैं। हमारे साथी जमशीद मलिक इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद, बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। एक बड़ी दिल खराज खबर है जहां पर मुसल्लह अफराद ने कल माइनॉरिटी कम्युनिटी के घरों पर हमला किया है, जिसके नतीजे में अभी तक 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। कल रात से इस खबर को आप चाहे ग्राउंड जीरो अस्पताल से थे, डांगरी के बाहर से आप रिपोर्ट कर रहे थे, इस वक्त आप कहां पर है और आज सुबह से क्या कुछ तस्वीर अब उभर कर सामने आ रही है? पूरा बंद है। जमशीद, क्या तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी कैरी ऑन कीजिएगा। क्या कुछ सूरत हाल है सुबह से लेकर अभी तक? आप ग्राउंड जीरो पर है, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं वहां पर? बिल्कुल गौर, मैं बताऊं आपको, कल देर रात से ही हालात काफी कशीदा बने हुए थे, जहां मिलिटेंटों के एक हमले में 4 लोग मारे गए थे। उसके बाद जिसे ढांगी चौक में आपको दिखाता हूँ गौर, यहाँ डेड बॉडी चारों रखी गई है, बीच में उन डेड बॉडी चारों यहाँ रखी है। लोगों की तरफ से लगातार प्रोटेस्ट का सिलसिला भी यहाँ देखने को, मातम जैसा माहौल पूरा यहाँ आपको देखने को मिलेगा, जहाँ चारों डेड बॉडियां एक चौक के बीचों बीच में यहाँ रखी गई है और लोगों के अंदर आप देख सकते हो कि काफी गुस्सा भी पाया जा रहा है, जिसके चलते प्रोटेस्ट कल देर रात से ही जारी थे। उसके चलने के बाद लगातार यहाँ लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, डेड बॉडी रखी जा रही है, लोगों की कई किस्म की मांग है। कुछ लोगों से भी हम जरूर बात करने की कोशिश करेंगे, उससे पहले हम इस इलाका, ये वही डांगरी का इलाका जहां देर रात को ये मामला पेश आया, साथ बिल्कुल इसके सटने वाला इलाका है जहां मिलिटेंटों की तरफ से रात को फायरिंग की गई और उसके बाद इसमें 4 लोग इसमें जहां भाग हुए थे। उसके बाद देख सकते हैं गौर, ये इलाका पूरा जो आप इस तरफ का नजर आपको आ रहा होगा। हम कुछ लोगों, मकामी लोग हैं, कोशिश करेंगे कि क्या मांगे लोग, आप लोग आप क्या मांगे लेके आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से एक दर्दनाक घटना रात को होती है, डांगरी के अंदर एक हमला होता है, गोलियों की बौछार होती है, निहत्थे लोगों पे वार किया जाता है और उनकी 4 हत्या यहाँ पे हो चुकी है और मेरे ख्याल से कम 8 से 10 लोग इंजर्ड है। और इतनी बड़ी घटना होने के बाद पूरे माहौल यहाँ के जो डांगरी के अंदर, बल्कि राजौरी के पूरे सराउंडिंग एरिया के लोगों के अंदर एक डर का माहौल बना हुआ है, पूरी जनता सहमी हुई है। और जिस प्रकार से ये घटना यहाँ पे होना ये दर्शाता है कि जिस प्रकार से पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग हो रही है, उसी कड़ी के अंतर्गत आज डांगरी को भी टारगेट किया गया है। यहाँ पे लोगों के अंदर डर पैदा, खौफ पैदा करने का एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। हमारी मांग रहेगी कि माननीय मनोज सिन्हा जी, हमारे LG साहब यहाँ पे आए और यहाँ का हालात देखें, तो जो भी यहाँ पे कमियां हैं और इन लोगों की सुरक्षा का जिम्मा उठाएं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि घोर लोगों के अंदर गुस्सा भी है। किस तरह की मांगे, सर क्या मांगे लेके आप इस पर? हमारी बड़ी LG
जब तक मनोज सिन्हा जी यहाँ पे नहीं पहुँचते, कोई भी हमारी उनके बिना हम कोई भी यहाँ पे सुनवाई नहीं कर सकता। बीटीसी के वेपन जो भी रखे गए हैं उनको फौरी तौर पे वापस दिया जाए। उसके अलावा जो यहाँ पे आर्मी की यहाँ से पहले पोस्टें थी, अड़गी के अंदर एक कंपनी थी, बल के अंदर एक कंपनी हुआ करती थी, उसको वापिस से यहाँ बहाली की जाए। सिक्योरिटी लैब यहाँ पे भी है, वो सिक्योरिटी कंसर्न सिक्योरिटी एजेंसीज का बहुत बड़ा फेलियर है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अपना फेलियर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज 20 मिनट का जो डिस्टेंस रजौरी से यहाँ खामरी का कवर करने का टाइम था, 1.5 घंटे में सेफ पैसेज मिला आतंकवादियों को निकलने का। सिक्योरिटी थ्रेट थी, सिक्योरिटी परसेप्शन के बाद भी यहाँ पे सिक्योरिटी को एनालाइज नहीं किया गया। पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। और एलजी साहब जब तक यहाँ नहीं आएंगे, ये प्रोसेस 1 दिन से लेकर 10 दिन तक जारी रहेगा। हम तब तक अंतिम संस्कार इन लोगों का नहीं करेंगे जब तक एलजी साहब यहाँ नहीं आते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे घोर लोगों के अंदर कितना गुस्सा कि जब एलजी मनोज सिन्हा यहाँ तक इनका संस्कार नहीं किया जाएगा। तो किस तरह मार्केट के बीच में आपको देखने को मिलेगा डेड बॉडी रखी गई। जमशेद मलिक, आप जरा स्टैंड बाय रहेंगे हमारे साथ। जमशेद आप स्टैंड बाय रहिएगा मेरे साथ रविंदर शर्मा साहब कांग्रेस के तर्जुमान जुड़ चुके हैं, कविंदर गुप्ता साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं मेरे साथ, फॉर्मर डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, और विबोध गुप्ता जी भी जो वहाँ के नागरिक भी हैं और लोकल भी है और फॉर्मर एमएलसी भी है, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया जी आप तीनों का ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से पहले रविंदर शर्मा साहब, रात देर गए का ये इंसिडेंट है, लेकिन जिस तरीके की बातें उभर कर सामने आ रही हैं, कैसे कांग्रेस इस पूरे प्रोसेस को देख रही है और आपका जाती रिएक्शन इस पूरे मामले पर? देखिए, ये बहुत ही गंभीर चिंता की बात है कि इस तरह के सिलेक्टिव और टारगेटेड किलिंग की यही है माइनॉरिटी कम्युनिटी की। और जिस तरह से कश्मीर वादी में देखा जा रहा है, वो वारदात जहाँ पे अंजाम दी गई है पिछले कई सालों से 10-15 साल से इस किस्म की सिलेक्टिव किलिंग जो है वो जोरी मुल्क में नहीं हो रही है, लेकिन आतंकवाद जो है दोबारा बढ़ रहा है। और ये बहुत ही दुखद घटना है कि तमाम जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को घरों में जा करके जो है टारगेट करके मारा गया है। इस तरह की खबरें आ रही, और इससे पहले भी वहाँ 2 नौजवान जो है वो मशकूक हालात में, आर्मी कहती थी कि मिलिटेंट अटैक है, लोग कहते थे कि वहाँ गलती से हुआ है, लेकिन उसी एरिया में, मुरादपुर एरिया में, फुलियाना गांव में 2 जवान मारे गए थे। अच्छा रविंदर जी, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि वीडीसीज को रिवाइव किया जाए और जो एडिशनल डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस है उन्हें डिप्यूट करवाया जाए, कैसे आप इस डिमांड को देख रहे हैं? कितना जेन्युइन ये है, क्योंकि आप इस टोपोग्राफी को पूरा जानते हैं इस इलाके की? देखिए, ये सिक्योरिटी एक्सपर्ट का काम है। वो तमाम चीजें जो आतंकवाद को मिटाने में, रोकने में, इस तरह की घटनाएं रोकने में जरूरत है, उनको करना चाहिए। ये तो सरकार का काम है और सिक्योरिटी एजेंसी उनको बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। आतंकवाद के विरुद्ध हम एकजुट हैं। पाकिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ लोगों को बचाना है, लेकिन सरकार दावे करती है कि बहुत बड़ी नॉर्मलिटी, और कश्मीर के अंदर जिस तरह के हालात देखे जा रहे हैं, जिस तरह के वहाँ के तमाम कश्मीरी पंडित जम्मू के मुलाजिम जम्मू में पिछले 6 महीने से बैठे हैं, और सरकार रोज दावे करती रहती है। दावे छोड़ें और आतंकवाद से निपटे, उसमें कांग्रेस पार्टी एकजुट है। उस बंद काल का भी हम समर्थन करते हैं। पाकिस्तान को, आतंकवाद को कड़ा संदेश देने के लिए हम पीछे नहीं हैं, लेकिन सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन का कहीं ना कहीं फेलियर है। अगर गांव वालों का ये इल्जाम है और सतर्कता क्यों नहीं है, ये एलजी साहब को वहां जाना चाहिए, और जो लोग मारे गए उनके परिवारों को माकूल मुआवजा जो है, हमने कहा कि 50 लाख उन शहीदों को दिया जाना चाहिए, और 10 लाख जख्मी भी लोग, क्योंकि वो तो चले गए। और इसलिए सरकार के पास कमी नहीं है, उन लोगों की मदद करनी चाहिए। आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट एक स्वर में हम खड़े हैं, लेकिन सिर्फ भाषा से, शब्दों से आतंकवाद को हराया नहीं जा सकता। हमें एक्शन ग्राउंड पे चाहिए। बहुत शुक्रिया रविंदर शर्मा साहब। तर्जुमान कांग्रेस बता रहे थे कि सनातन धर्म सभा की तरफ से दी गई बंद कॉल का वो सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का मुकाबला करने के लिए अमली कदम उठाने की जरूरत है, भाषणबाजों से काम नहीं होगा। कविंदर गुप्ता साहब, फॉर्मर डिप्टी सीएम भी हमारे साथ है और सीनियर लीडर है बीजेपी के, और जम्मू कश्मीर के हालात को बड़े गहराई के साथ देखते हैं। बहुत शुक्रिया कविंदर गुप्ता साहब ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। ये जो इंसिडेंट कल डांगरी में हुआ, रजौरी में हुआ है, क्या कुछ इनपुट पार्टी सोर्सेज आपके पास है और किस तरीके के हालात अभी हैं? देखिए, कल शाम को जो जिस प्रकार से माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को घर में घुस करके मारा गया, चिंताजनक है। और कहीं ना कहीं जंगल से ये जो पाकिस्तान की तरफ से जो जानकारी मिली है कि लोग आए थे और वहां घरों में हमला करके एकदम से दोबारा जंगल में चले गए। बहुत चिंता की बात है। और पूरी
इलाका जिस प्रकार से अभी तक शांत चल रहा था, कश्मीर में जो आतंकवाद की कमर तोड़ी गई है, उसी आधार पर ये कोशिश की जा रही है कि अब इस इलाके को डिस्टर्ब किया जाए। तो मुझे लगता है उसी का एक हिस्सा है, बहुत ही दुखद घटना है। और गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से कोशिश की वहां पर छापर भेज करके, और स्थानीय लोगों में जिस प्रकार से रोष है, उस रोष होना स्वाभाविक बात है कि एकदम से कोई भी वहां पर सेफ नहीं है। इस सारी चीज से ये सबक लेना चाहिए कि हालांकि सुरक्षा बलों ने बहुत अच्छा काम किया है, लगातार अच्छा काम कर रहे हैं, और खास करके ये डांगरी इलाका है जिसमें ये घटना हुई है, 4 लोगों का मारा जाना और 7 लोग जो भी गंभीर रूप से घायल हैं, तो मुझे लगता है चिंता जताता है। आज जो जानकारी मिली है कि राजौरी में सनातन धर्म सभा, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और बहुत से संगठनों द्वारा वहां पर बंद का आह्वान किया गया है। तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस के जो हमारे आला अफसर हैं, उनको वहां पर पहुंच करके उनसे बातचीत करनी चाहिए। परिवार के लोगों को राहत के लिए कोई इस प्रकार की घोषणाएं होनी चाहिए, और आइंदा इस प्रकार से कोई घटना ना हो, उसके लिए स्ट्रेटजी एक बदलने की जरूरत है। टारगेट किलिंग का मामला फिर से ये जो शुरू हुआ है चिंताजनक। क्या मैं ये समझूं कि जिस तरीके से कांग्रेस के तर्जमान भी बता रहे थे कि जनाब एक सॉलिड बेस एक्शन प्लान की ज़रूरत है, तब जाके ये इंसिडेंट्स रुक सकते हैं, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से हम जम्मू प्रोविंस के अंदर देख रहे हैं। इससे पहले भी बहुत पहले हुआ करता था लेकिन रुक गया था, लेकिन अचानक से ये टारगेट किलिंग होना, क्या ये अलार्मिंग है एंटायर जम्मू प्रोविंस के लिए? देखिए, कोई भी इस प्रकार की घटना होती है, स्वाभाविक बात है कि अलार्मिंग तो रहता ही है, लेकिन मिलिटेंट्स किस इलाके में किस प्रकार अटैक करेंगे, बॉर्डर पर भी बीएसएफ द्वारा या दूसरे हमारे जो सुरक्षा बल है उनको रोका जाता है। बड़ी ऐसी पिछले दिनों ही जो सिद्रा में घटना हुई, वो भी उस घटना को अंजाम नहीं होने दिया गया। कोशिशें होती हैं, लेकिन इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं तो चिंता का विषय बन जाती है। सरकार और सुरक्षा बल अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, और ये भी नहीं कि मिलिटेंट्स को मार नहीं गिराया जाता। वहां पर पिछले साल भी हम देखें तो 150 के लगभग जो मिलिटेंट्स मारे गए हैं। ये आतंकवाद की कमर तोड़ी जा रही, लेकिन इसमें कोई नहीं। राजौरी का जो हादसा है, फिर से इस इलाके को डिस्टर्ब करने की जो कोशिश की जा रही है, सुरक्षा बल इस पर अपना नया प्लान बनाएंगे और फिर उनको मार गिराएंगे। बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ विबोध गुप्ता जी भी है, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर है और मकामी इस इलाके को जानते हैं, फॉर्मर एमएलसी भी है। गुप्ता साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। ये जो डिमांड आज आ रही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब वहां पर पहुंचे और जब तक वो नहीं आएंगे तब तक लाशों को आखिरी रसूमात अंजाम नहीं दी जाएंगी, इसी तरीके का धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, इसको आप कितना फिट देख रहे हैं इन हालात के अंदर? और सिक्योरिटी को लेकर जो कंसर्न वहाँ की मकामी आबादी दिखा रही है और ये कह रही है कि वीडीसीज को रिवाइव किया जाए, उनको हथियार वापस दिया जाए ताकि वो अपने इलाकों का हिफाजत कर सके, किस तरीके से गुप्ता साहब आप इसको देखेंगे? गुप्ता साहब देखिए कि रात को जब हम हॉस्पिटल गए, जब हमारे वहाँ से 2 सीरियस लोग जो हैं वो हॉस्पिटल हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचे, तो मैं और हमारे अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, हम दोनों रात को 2:30 बजे तक हॉस्पिटल में रहे। और उस समय भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई, एलजी साहब से रेगुलर हमारी वार्ता है, रात को वो चलती रही है। वो जम्मू कश्मीर से बाहर है किसी अपने निजी काम से, और इस समय भी हम गाड़ी में आए हैं, अध्यक्ष जी हमारे रविंद्र रैना जी और मैं, हम दोनों राजौरी की तरफ जा रहे हैं। सुंदरबनी को हमने क्रॉस किया है। हमें भी ये जानकारी जो है रात से ही हम अपने लोगों के साथ वहां पर टच पे हैं। जिस ढंग की ये कायराना हरकत पाकिस्तान ने किया है और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवादियों ने किया है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान को इसका कड़ा संदेश दिया जाएगा और इसका कड़ा सबक सिखाया जाएगा, और इन आतंकवादी जो पताल में भी घुस जाए और पताल से निकालकर इन आतंकवादियों को मारा जाएगा। यहाँ तक आपने वीडीसी की बात की है, ये एक बात बिल्कुल ठीक बात है कि भाई जिन लोगों की बंदूकें उस समय वापस ली गई वो वापस दी नहीं गई, वो बंदूकें इमीडिएट जो वापस जानी चाहिए। और भी जहां जहां वीडीसी की जरूरत है वो वीडीसी बननी चाहिए, वीडीसी मजबूत होनी चाहिए, और इनके ट्रेनिंग कैंप जो है वो लगने चाहिए। और इस सारे में ये जो एक राजौरी और पुंछ के अंदर
ये जो एक घटना डांगरी के अंदर घटी है, राजौरी पुंछ के लोग हमेशा देश के साथ खड़े रहे हैं। डांगरी के लोग और डांगरी और राजौरी के लोग हमेशा देश के साथ रहे हैं, देशभक्त लोग रहे हैं। अच्छा जी गुप्ता साहब, ये बताइए ना कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? ये जो कॉन्फिडेंस अभी टूटा है, लोगों का एतमाद टूट रहा है, हम सड़कों पर जिस तरीके का बयान देख रहे हैं, इसको बरकरार रखने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है और क्या कुछ किया गया है अभी तक? मेरा ये कहना है कि इसके लिए जो एक बात तो यह है कि मैं और मेरे अध्यक्ष जो है पार्टी के जो है वो हम खुद वहां पर मौके पे जा रहे हैं। वहां की लोग, क्योंकि मैं तो खुद वहां का लोकल हूँ, अपनी जनता के बीच हम जा रहे हैं। वहां जाकर हम जायजा पूरे तरीके से लेंगे कि भाई आखिर ये हादसा जो हुआ है उसमें कहाँ कहाँ कमी रह गई है। कॉन्फिडेंस मेजर के लिए जो बात है कि वीडीसी को मजबूत करने की जरूरत है और उसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेज को और डिप्लॉयड करने की जरूरत है। जहां जहां पर ये इनके जो पॉइंट्स है, जहां से इनकी जो है ये लोग जो है वो निकलते हैं, इनके जो पॉइंट्स है जहां से ये लोग, वहां पर और गश्त जो है बढ़ाने की जरूरत है। और पैरा मिलिट्री फोर्सेज जो है उनकी पिकट जो है वो बढ़ाने की जरूरत है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि भाई वीडीसी की जो है मजबूती होनी बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया जी विबोध गुप्ता साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सलमान निजामी साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं जी, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के मरकजी तर्जुमान है। कल भी गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से इस पूरे मामले पर इज़हार ताज़ियत और इज़हार अफसोस किया था और पॉलिसी पर एक बड़ा बयान इनकी पार्टी की तरफ से भी आया था। सलमान, ये जो बयानात का सिलसिला आ रहा है, आज रजौरी बंद की कॉल है, सनातन धर्म सभा के साथ साथ कांग्रेस ज्वाइन कर चुकी है, बीजेपी ज्वाइन कर चुकी है, दीगर जमातें ज्वाइन कर रही है, लेकिन वहां की जो आवाम है वो ये कह रही है कि जनाब सिक्योरिटी लैप्सेस पर कोई बात नहीं हो रही है जी। ये जो सिक्योरिटी लैप्सेस हो रहे हैं और हुए हैं इनको पहले एड्रेस किया जाए। एलजी साहब वहां पर पहुंचे जो इस वक्त दिल्ली में मौजूद है, किस तरीके का इनपुट आपके पास है और किस तरीके से आप देख पा रहे हैं क्या वाकई तौर पर स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो रिव्यू होता है सिक्योरिटी का वो सही तरीके से किया गया था? देखिए, बिल्कुल पहले तो हम इस जो टेरर अटैक है उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और जिस तरीके से हमारे कायद गुलाम नबी आज़ाद साहब ने हाल ही में स्टेटमेंट भी दिया था कि हालात जो हैं ठीक नहीं है जम्मू कश्मीर में। चाहे आपने सिलेक्टिव किलिंग्स कश्मीर में देखी, कश्मीरी पंडित हमारे भाई बहन जो हैं जम्मू में प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, उनको सेफ जोन्स में जम्मू फिलहाल सेटल करने की बात रखी थी। और जिस तरीके से आज रजौरी में, उससे पहले 2 दिन पहले सिद्रा में ये हालात जो हैं बद से बदतर हो रहे हैं। ये जो दावे आर्टिकल 370 हटने के बाद बीजेपी ने किए थे कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी जो है खत्म हो जाएगी और पार्लियामेंट में भी ये दावे किए गए कि टेरर अटैक्स जो है बिल्कुल लो ग्राफ पे आ चुके हैं, लेकिन हकीकत आपके सामने है। कब तक भाजपा के नेता जो है कड़ी निंदा करते रहेंगे? पाकिस्तान की साजिशें तो चल है ही हैं, वो तो मालूम है सबको कि पाकिस्तान जो है चाहता है कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक ना हो और वो अपने एजेंडे को जम्मू कश्मीर में पुश करना चाहता है। लेकिन हमारा लॉ एंड ऑर्डर जो फेलियर है उस पर सरकार पे सवाल बनते हैं कि आपने जो वादे किए थे, जो आपने दावे किए थे, वो बेबुनियाद साबित हुए। आज सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, अब जम्मू सूबे में भी जो टेरर अटैक्स हो रहे हैं, हाल ही में सिद्रा में हुआ, आज रजौरी में हुआ और सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। इस पे मुझे लगता है सब पार्टियों को बैठना चाहिए और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स चाहे कश्मीर में हो चाहे जम्मू में हो मजबूत से मजबूत किए जाने चाहिए। और हर वक्त जो है आप टारगेट किलिंग्स में जो है संजीदगी सरकार की तरफ से हमें नहीं देखने को मिली है। चाहे कश्मीरी पंडित हों, आज वो भी कह रहे हैं कि 3 महीने से वो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, उनको सिक्योरिटी इंश्योर नहीं की जा रही है, आम लोग जो है महफूज नहीं है, तो ये बहुत चिंता का विषय है। बहुत शुक्रिया सलमान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सीधे जी अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं, जमशीद मलिक के पास, जरा एक बार फिर सूरत हाल को समझने की कोशिश करेंगे। जमशीद, ये जो अभी एहतजाज चल रहा है, चूंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जम्मू कश्मीर में मौजूद नहीं है, दिल्ली के अंदर है और ये डिमांड हो रही है कि जब एलजी साहब आएंगे तो तब जाकर मामला हल होगा। खबर ये है कि मुख्तलिफ जमातों के लीडर्स इस वक्त डोंगरी की ओर रवाना हो रहे हैं और थोड़ी देर में वो रजौरी पहुंचेंगे जहां पर वो आवाम से गुफ्तगू भी करेंगे। ग्राउंड जीरो की सिचुएशन आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर हुआ क्या था। खबर ये थी कि एसयू में
मुसल्लह अफराद आए थे, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर आइडेंटिटी कार्ड चेक किए हैं और चेक करने के बाद गोलियां चलाई हैं। आई विटनेसेस क्या कुछ कह रहे हैं? और बिल्कुल ग्राउंड धंधों पर जिस तरह मैं आपको सुझाव देर रात से ही हम आपको सुझाव देंगे तो उनके अंदर काफी गुस्सा पाया जा रहा है कि उनके 20 सिविलियन टारगेट किलिंग देखने को मिली है। हालांकि 20 साल पहले 1999 या 2000 की बात करें, इस तरह की स्पॉट किलिंग, टारगेट किलिंग देखने को मिलती थी। अब पार जाएंगे तो पार खड़ेंगे जाने के बाद टारगेट किलिंग देखने को मिलती थी। लोगों में काफी गुस्सा जरूर पाया जा रहा है। ये डेड बॉडीज यहाँ रखी गई है चौक के बीचों बीच और लगातार नारेबाजी की जा रही है। हालांकि लोगों के अंदर काफी गुस्सा जरूर घोर पाया जा रहा है। कुछ लोगों और से बात करने की कोशिश हम जरूर करेंगे। हालांकि प्रशासन की तरफ से जिस तरह की कार्रवाई देखने को मिली है और इस तरह का मैं बताता हूँ, ये डेड बॉडीज इस वक्त रखी गई है ग्राउंड के बीच में, जहां लगातार नारेबाजी की जा रही है और एलजी मनोज सिन्हा के पहुंचने की बात की जा रही है कि वो पहुंचेंगे कि उसके बाद ही ये डेड बॉडी यहाँ से उठाई जाएंगी। देर रात से ही हालात काफी कशीदा बने हुए थे राजौरी के अंदर, क्योंकि जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि 1999 में इस तरह की टारगेट किलिंग देखने को मिलती थी। उसके बाद राजौरी के अंदर हालात काफी बेहतर हुए और 10 साल तकरीबन ऐसे कह सकते हैं जिसके बाद राजौरी के अंदर मिलिटेंसी फ्री करार दिया गया था। मगर 10 साल के बाद राजौरी के अंदर दोबारा हालात तकरीबन पिछले 1.5 साल से दोबारा राजौरी पुंछ में खराब होते नजर आ रहे हैं। जहाँ थाना मंडी के अंदर कुछ इनकाउंटर होते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास इनकाउंटर होते हैं। उसके बाद अगर की बात करें जो तकरीबन 1 महीने तक जारी रहता है, उसके बाद राजौरी के अंदर टारगेट किलिंग की जहाँ तक बात करें तो तकरीबन 19 साल या 20 साल के बाद दोबारा इस तरह का देखने को मिला है, जहाँ इस बार फिर टारगेट किलिंग की गई है। इसमें 4 लोगों ने अपनी जाने गंवाई हैं। इस तरह कुछ लोग अच्छा जमशीद ये बताइएगा, चूंकि आज बंद कॉल है और बंद कॉल को देखते हुए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किस तरीके के किए गए हैं, बंद कॉल का कितना असर कहां पर आप देख पा रहे हैं सुबह सुबह? और बिल्कुल बंद काल का असर सुबह से ही देखने को मिला है, क्योंकि सुबह सुबह जब हम निकले थे पूरी मार्केट बंद थी और सिक्योरिटी आज बहुत ज्यादा कड़ी देखने को मिली। क्योंकि आज रास्ते के अंदर हमने देखा जब ढांगरी की तरफ आ रहे थे, रास्ते में सेना की तरफ से भी चेकिंग देखने को मिली है, पुलिस की भी तरफ से चेकिंग है, सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई है। मगर जिस तरह के लोगों के अंदर गुस्सा काफी पाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि 20 साल के बाद दोबारा सिविलियन किलिंग देखने को मिली, उसके बाद लोगों के अंदर काफी गुस्सा पाया जा रहा है। इस वक्त इस इलाके का जो ये इलाका मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ 4 डेड बॉडियां रखी गई है। तो कुछ और मकामी भी घर, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे हम। क्या मांगे क्या आप लोगों की? ये हमारी मांगे यही है कि हमारे डांगरी में यहाँ आर्मी की कंपनी आनी चाहिए जो पहले थी। तो यहाँ पे एलजी प्रशासन से हमारी ये मांगे हैं कि हमारे लोगों की जो बीडीसी गन्स वापस ली गई हैं वो हमें वापस देनी चाहिए, और हमारे इन गरीब भाइयों को जो शहीद हुए हैं, हमारे जो टारगेट किलिंग की गई है, आधार कार्ड देखकर इनको टारगेट किलिंग की है इनकी, हम अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए। और यहाँ पे हमें कंपनी आर्मी की यहाँ पे चाहिए, और यहाँ साथ में अड़गी दलोड़ी में भी थी आर्मी, वहां पे भी हमें आर्मी की पोस्ट चाहिए। जो दहशत का माहौल बना हुआ है हमारे इलाके में, यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट जोरी है, यहाँ पुलिस को पहुंचते पहुंचते 1.5 घंटा लगता है। अगर गांव में कोई कैजुअलिटी होती है तो वहां तो ये 2 दिन लगाकर पहुंचेंगे। इसलिए हम एलजी प्रशासन से मांग करते हैं कि हमें जगह जगह आर्मी की पोस्ट चाहिए जो पहले लगी हुई थी। बिल्कुल गौर देख सकते हैं आप, क्योंकि वीडीसी मेंबर पहले यहाँ होते थे, इनकी तरफ से भी कहा जा रहा है वीडीसी मेंबरान से गन्ने वापस ली गई है। उसके बाद जिस तरह रात को बड़ी बात ये कही जा रही है कि रात को टारगेट किलिंग के दौरान उनके नाम पूछकर उनके आइडेंटिटी कार्ड चेक कर उसके बाद उनका टारगेट किया गया है। आप ये देख सकते हैं गौर, ये पूरा इलाका जो इस वक्त दिखा रहे हैं हम अपनी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह का माहौल, यहाँ पूरा मातम जैसा माहौल बिछा हुआ है। इस पूरे इलाके में चारों की चारों डेड बॉडियां, बाप बेटे की डेड बॉडी भी यहाँ रखी गई है। चारों डेड बॉडियां देख सकते हैं, पूरा मातम का माहौल इस इलाके में नजर। अच्छा जमशीद जिन घरों के अंदर ये इस वक्त इंसिडेंट हुआ है रात देर गए, क्या वहां पर किसी ने कोई बात मीडिया से की है कि आखिर हुआ क्या पूछा गया उनसे, क्या सवाल पूछे गए और मिलिटेंटों की तरफ से, उन लोगों की तरफ से जिन्होंने फायरिंग की है, क्या चाहते थे वो? बिल्कुल गौर को इतराज करते हैं, क्योंकि जिस घर के अंदर या जिन घरों के अंदर हुए वो घर के अंदर उन लोगों से बात करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बिल्कुल मातम जैसा माहौल आप देख सकते होंगे कि 4 डेड बॉडियां, बाप बेटे की डेड बॉडी भी ये पड़ी रखी गई है। इन लोगों से बात करना मुश्किल है, क्योंकि जो उस वक्त मौके पर मौजूद थे, मगर जो आंडी गमांडी या दाएं बाएं के जो साथ वाले लोग थे उनकी तरफ से ये बात जरूर कही जा रही है कि शनाख्ती कार्ड चेक किए गए, शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद इनको टारगेट किया गया। मगर इस तरह फिर भी किस कोशिश जरूर करेंगे हम उनसे बात करें।
बात करो। हाँ जी बोलिए। जी जी, क्या जिस तरह कहा जा रहा है कि रात को पहले आइडेंटिटी कार्ड चेक किए गए, क्या कहा गया उन लोगों को? बिल्कुल, मेरी वार्ड है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। बिल्कुल जो टारगेट किलिंग हुई है, पहले वो आए हैं लोगों के घरों में, उन्होंने लड़कियों के साथ धक्का मुक्की किया, उनको सीट के अंदर फेंका और उसके बाद उन्होंने आई कार्ड चेक किए हैं, आधार कार्ड देखा है और डेड बॉडी के पास से आधार कार्ड मिला और उसके बाद उन्होंने फायर किया है। टारगेट किलिंग की गई है। हमारे साथ बार बार धोखाधड़ी कर रहे हैं ये लोग। एडमिनिस्ट्रेशन हमारी नाकारी है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हम एलजी प्रशासन से यही मांग करेंगे वो आए यहाँ पर हमारी डिमांड्स पूरी करें और उसके बाद हमें यहाँ पर जो कुछ और डिमांड्स है, आर्मी की पोस्ट चाहिए, वेपन्स चाहिए हमारे लोगों के लिए और पूरे तरीके से हमें सेव करें। अगर सिक्योरिटी दे सकते हैं नहीं तो ये अपने हाथों में चूड़ियां डाल के बैठ जाए। जिस तरह ये कहा जा रहा है 3 से 4 लोग थे, एग्जैक्ट कितने लोग थे कुछ पता चला? ये 2 बंदे थे जिन्होंने टारगेट किलिंग किया। 2 बंदे आए हुए थे, एक के बाद लाल बैग है, एक लंबे कद का और एक छोटे कद का बंदा है। ये 2 बंदे फायर कर दिए, 3 घरों में फायर किया। पहले एक घर को टारगेट किया, 100 मीटर के बाद दूसरे घर को टारगेट किया, फिर तीसरे घर को 100 मीटर के बाद टारगेट किया और उसके बाद फायर करके वो बाजू एक रिज है, उस रिज को क्रॉस करके पिछले इलाके में चले गए। बिल्कुल सुन सकते होंगे गौर के लोगों को पहले शनाख्ती कार्ड चेक करके बाद उसके बाद जो खवातीन थी उनको अंदर की तरफ धकेलने के बाद उन पर फायरिंग की गई है। जिस तरह बता रहा हूं कि ये इलाका ढांगरी का बिल्कुल इसके साथ ये लगने वाला इलाका है जहां देर रात को ये सारा टारगेट किलिंग की गई है। उसके बाद ये ढांगरी के अंदर इनकी अच्छा जमशेद, अब ये बताइएगा इस इंसिडेंट के बाद चूंकि लगातार एक बात सामने आ रही है कि जनाब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो काम होना चाहिए था वो हुआ नहीं, जो असेसमेंट और रिव्यूज होनी चाहिए थी शायद वो सही तरीके से नहीं हुई है एज पर ये जो स्टेटमेंट्स अभी हम सुन रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई अफसर, डीसी साहब, एसएसपी साहब वहाँ मौके पर पहुंचे हैं, उन्होंने लोगों से बात की, डांगरी के अंदर वो जाने की कोशिश की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक? और बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जहां तक बात करें देर रात तक हॉस्पिटल पर वो रहे, तकरीबन 2 से 2:30 बजे तक हॉस्पिटल में ही रहे, मगर लोगों से बात की मगर लोगों ने बात नहीं मानी है क्योंकि लोगों की जो मांगे, लोगों का ये कहना कि जब तक वो मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तब तक ये धरना या डेड बॉडीज या इनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात रात तक रही थी मगर आज राजौरी पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ जरूर मौजूद है, सिविल इंतजामिया यहाँ नजर नहीं अभी तक आ रही है मगर जम्मू कश्मीर पुलिस जरूर यहाँ मौजूद है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ सिविल इंतजामिया के साथ रात को भी काफी गहमागहमी देखने को मिली। इस वक्त सिविल इंतजामिया नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी आपको इस तरफ नजर आएगी। और मैं ये इलाके बताता हूँ आपको कि ये इलाका इस तरफ का है जहां ये गांव पड़ता है सामने की तरफ जहां ये टारगेट किलिंग की गई और इसके साथ ये इलाका जो कालाकोट की तरफ जाने वाला इलाका है। कुछ और लोग भी हैं वैसे, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि रात को आप सबसे पहले स्पॉट पर जब पहुंचे तो आपको क्या लगा, वहां क्या कहा? वैसे रात को जब मैं पहुंचा 7:15 बजे पहुंचा, मैं पुलिस और आर्मी से भी मैं पहले पहुंचा। वहां पे जिस टाइम मैं पहुंचा उस टाइम ना वहां पे आर्मी थी ना पुलिस थी। सबसे पहले मैं वहां पे पहुंचा और जब हम लोगों के घरों में गए और वहां पे सब खून से लथपथ थे, घर अंदर जो है खून से भरे हुए थे। जो प्रीतम कुमार जी हैं, जो हमारे यहाँ प्रीतम कुमार जी शहीद हुए, ये अपने घर के अंदर दरवाजे के बीच इनकी बॉडी पड़ी हुई थी और इनको सिर्फ यहाँ गोली मारी गई और इनका आधार कार्ड चेक कर इनका नाम पूछ कर प्रीतम कुमार को मारा गया। ये एक सोची समझी साजिश के तहत हिंदुओं पर हमला हुआ है, हिंदू गांव पे हमला हुआ है और एक साजिश के तहत जो हमारे हिंदू बेल्ट है उनको खाली करवाने की प्लानिंग से ये हमले हो रहे हैं। हम ये कदम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से हमारी एलजी गवर्नमेंट को और केंद्र सरकार से यही निवेदन है कि जितने भी हमारे हिंदू बेल्ट है इनको वीडीसी की गन्ने दी जाए और वीडीसी कमेटी मजबूत की जाए ताकि जो हमारे नौजवान है ये इंडियन फोर्स के साथ, पुलिस के साथ मिलकर इन आतंकियों का सामना करें और इन मिलगंडों का खात्मा करें। बिल्कुल गौर आप देख सकते होंगे क्योंकि वीडीसी बनाई गई थी उस वक्त जब इन इलाकों में बहुत ज्यादा मिलिटेंसी थी और इस वक्त इन लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी और इनको एक वेपन दिया गया था। मगर इनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कुछ दिन पहले इनसे वेपन वापस ले ली गई और पुलिस स्टेशन में जमा करवा दिए गए। वो भी लोगों को लेकर काफी गुस्सा कि अगर उनके पास वो वेपन होता तो वो उनका मुकाबला भी कर सकते थे। जिस तरह पिछले कुछ दिनों से मैं बता रहा हूँ क्योंकि 10 साल बाद राजौरी 10 साल पहले जिस तरह मैं बता रहा था हालात थे उसके बाद ये कहा गया था कि राजौरी पुंछ मिलिटेंसी फ्री हो चुका है। मगर पिछले 1.5 या 2 साल की बात करें राजौरी और पुंछ के अंदर मिलिटेंसी दोबारा जन्म लेना शुरू हो चुकी है। जहां थाना मंडी के अंदर इनकाउंटर होते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के पर इनकाउंटर होते हैं, भाटा गुड़िया के अंदर एक इनकाउंटर होता है जो तकरीबन 1 महीना चलता है और उसके बाद अब टारगेट किलिंग तकरीबन 20 साल के बाद राजौरी के अंदर दोबारा देखने को मिली है। क्योंकि 20 साल पहले भी इसी तरह के हालात देखने को मिलते थे जहां सिविलियन टारगेट किलिंग जाती थी और डेड बॉडीज सड़कों पर रहकर लोग प्रोटेस्ट करते थे। 20 साल पहले जैसा माहौल दोबारा राजौरी के अंदर देखने को मिल रहा है जहां फिर एक बार डेड बॉडीज
सड़कों पर रहकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत चलिए, बहुत शुक्रिया जमशीद, आप नजर बनाए रखें क्योंकि अब पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स आएंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी वहां पहुंचेंगे। आप नजर बनाए रखें, थोड़ी देर में दोबारा आपके पास लौटेंगे, मजीद इस खबर पर अपडेट भी करेंगे। लेकिन बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा करते हैं एक और अहम और बड़ी खबर की, क्योंकि नए साल के आगाज के साथ ही हुकूमती सतह पर भी कमर कस ली गई है और हुकूमत ने मुलाजमीन पर चाबुक चलाने का फैसला ले लिया है। 2023 में डेडवुड यानी जो किसी भी तरीके से सरकार के किसी काम का नहीं मुलाजिम है, उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, उसे नौकरियों से बरतरफ किया जाएगा। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर खबर यह है कि चीफ सेक्रेटरी ने हुक्मनामा जारी करते हुए साफ कर दिया है कि आर्टिकल 311 के तहत जिन भी मुलाजमीन को हमने बरतरफ करना है, उनकी फाइलों को तरतीबवार तैयार करके रखा जाए। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक माह फरवरी के वस्त तक तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा मुलाजमीन के लिए हुक्मनामा जारी किया जा सकता है। फरवरी के वस्त तक इतला यह है कि दर्जन भर मुलाजमीन को बरतरफ किया जाएगा, जिन्हें डेडवुड खाते में डाला जाएगा। और आर्टिकल 311 जिसका इतलाक इससे पहले भी कई मुलाजमीन पर किया गया था, उसको लेकर ही अब मामला आगे बढ़ेगा और डेडवुड एम्प्लॉयज को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। याद होगा कि साल 2022 में भी इस तरीके की कार्रवाई हुकूमती सतह पर की गई थी और दर्जनों मुलाजमीन को बाहर का रास्ता दिखाया गया था। और अब खबर यह है कि टाइमली डेडवुड एम्प्लॉयज को बाहर निकालने के लिए तमाम महकमों के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी ने बाज़ाब्ता तौर पर तमाम रिकॉर्डों को खंगालने की बात कही है और जब भी रिपोर्ट्स तैयार की जाए तो आर्टिकल 311 का इतलाक किस तरीके से किया जा सकता है और सही तरीके से किया जाए, इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा जारी कर दिया गया। मजीद इस खबर पर गुफ्तगू करेंगे, सीधे चलेंगे श्रीनगर, जहां से हिलाल हांजुरी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ी अहम और बड़ी खबर साल 2023 के दूसरे दिन में हम दे रहे हैं कि मुलाजमीन के लिए शायद ये साल बहुत भारी हो सकता है और उन मुलाजमीन के लिए जिन्हें सरकार मान रही है कि डेडवुड है, किसी काम के नहीं है और सरकारी खजाने पर बोझ है, इसलिए उनका बाहर का रास्ता दिखाया जाए। क्या कुछ इतलात आपके पास है? क्योंकि हमारी खबर जो दिल्ली में है वो ये है कि फरवरी के वक्त तक दर्जनों मुलाजमीन की फाइलों को मुकम्मल करके बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। बिल्कुल गवर, इसमें कोई शक नहीं है कि अब चीफ सेक्रेटरी की सदारत में ये मीटिंग हुई है जिसमें यही कहा गया है कि जिन मुलाजमीन की एंटी सोशल एक्टिविटीज, एंटी नेशनल एक्टिविटीज और उसके साथ साथ जिन्हें डेडवुड करार दिया गया है कि जो डिपार्टमेंट के अंदर सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं या उनकी रेगुलर एब्सेंटी होती है, तो उन अफसरों के खिलाफ या उन मुलाजमिन के खिलाफ जो है कार्रवाई करने की बात कही गई है। और अब देखने वाली बात होगी कि चूंकि माना जा रहा है कि ये जो लिस्ट इस बार होगी ये सबसे बड़ी ऐसी फहरिस्त होगी जो आज तक आर्टिकल 311 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है, तो उसके तहत जो कार्रवाई की गई है, माना जा रहा है कि यह सबसे बड़ी फहरिस्त होगी जिसमें सबसे बड़ी तादाद जो ऐसे मुलाजमीन की होगी जिनकी एक्टिविटीज रेगुलरली या पार्शली जिन्हें देखा गया कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज या उसके साथ साथ रिश्वतखोरी में मुलविस या उनकी जो अटेंडेंस है वो बहुत कम है और शॉर्ट रही होगी। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार का ये मौक़िफ़ है, क्योंकि इस हवाले से एक एम्पावर्ड कमेटी बनती है और वो एम्पावर्ड कमेटी ऐसे केसेस की एनालाइज उसको करती है और उसके फौरन बाद जो है एक्शन लेती है, जिससे आर्टिकल के 211 के तहत जो पावर्स जम्मू कश्मीर सरकार को इख्तियार है तो उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए फिर ऐसे लोगों को नौकरियों से बाहर निकाला जाता है। फिलहाल क्या इसमें कोई पैरामीटर वगैरह सेट किया गया है कि किस तरह से किसी को डेडवुड लिस्ट में रखा जाएगा? मान लिया जाए अगर एक मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम, उसने महीने में 2 बार गैर हाजिर हो रहा हो, उस पर 1-2 इल्ज़ाम लगे हो 1 महीने के अंदर, तो इस तरह से अगर कोई पैरामीटर सेट किया गया है तो बताएं क्या, या फिर किसी पर एक भी इल्ज़ाम है कि वो रिश्वतखोरी में मुलविस रहा है कभी किसी ज़माने में, या फिर महीने में 1-2 दिन गायब रहा है, तो उसे डेडवुड की लिस्ट में डाल दिया जाएगा? क्या कोई पैरामीटर सेट किया गया है? देखिए, जो एम्पावर कमेटी है वो देखती है कि इस शख्स की या इस मुलाजिम का जो ओवरऑल बिहेवियर है या जो उसका ओवरऑल एक्टिविटीज है उन्हीं को देखकर उन्हें फिर बाहर और चलता किया जाता है। लेकिन यूजुअली अभी तक जो लिस्ट अभी तक आए हैं उसमें हमने जम्मू कश्मीर के अंदर देखा कि जिन्हें मिलिटेंसी के साथ लिंक्स बताए गए या उसके साथ साथ
जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज के साथ उनके लिंक्स बताए गए, तो उन्हें ज्यादा देर तक जो है बख्शा नहीं जाता है। उनकी छोटी सी जल्दी भी गलती हो तो उन्हें चलता किया जाता है। और उसके अलावा एक और फहरिस्त ऐसी भी निकली है जिनमें कुछ मुलाजमीन के नाम आ गए और उन्हें रिश्वतखोरी के मामले में जिम्मेदार ठहरा गया। क्योंकि इसका कोई ट्रायल नहीं चल रहा है, तो इस वजह से कोर्ट के अंदर ट्रायल चलने से पहले ही उन्हें चलता किया जाता। अब उसके बाद अगरचे वो कोर्ट के अंदर इस हवाले से अपनी दरख्वास्त भी लेते हैं, लेकिन एक लंबा प्रोसेस है। फिल वक्त तक जो एम्पावर्ड कमेटी है उन्हें क्या नजर आता है, उनके लिए क्या कुछ क्राइटेरिया है। सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये है कि उनके जो लिंक्स है वो मिलिटेंट एक्टिविटीज के साथ नहीं होनी चाहिए, या जो मिलिटेंट्स का मौकफ है उसके साथ उनका जो है किसी तरह का रिश्ता नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोगों पर बहुत कम एमनेस्टी जो है वो पाई जाती है। बहुत शुक्रिया जी। इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो आर्टिकल 226 सबसेक्शन 2 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो अभी हमारा हिलाल बता रहे थे कि जब एंटी मिलिटेंट एक्टिविटीज उसको उसके तहत किया जाता है, उसमें कोई सर्विस रूल के तहत तुरंत के तुरंत उनको बर्खास्त किया जा रहा है। और आर्टिकल 311 जो है वो डायरेक्टली हमारा इम्प्लीमेंट होता है जी डेडवुड पर, यानी मुलाजिम है लेकिन अब इसका उतना आउटपुट नहीं है, वो काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको 311 के तहत किया जाए। एक सेट पैरामीटर है और उसमें भी उसकी तकरीबन 22 साल सर्विस होनी चाहिए, क्वालिफाइंग सर्विस, और उसकी उम्र 48 उम्र के आसपास हो तो उसको बर्खास्त किया जाता है। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ हिलाल ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल 2023 मुलाजमीन के लिए सख्त साल होगा, क्योंकि कार्रवाई होगी डेडवुड पर भी और एंटी मिलिटेंट कार्रवाइयों के तहत जो हम देख रहे थे कि मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ, यहाँ पर बख्शने की बात बिल्कुल भी नहीं है। दोनों जगहों पर यानी दोनों फ्रंट पर कार्रवाई 2023 में देखने को मिलेगी। अब एक और कार्रवाई हुई है, वो हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच। बताएंगे आपको मेरे साथी रहमत कलीम की क्या कुछ भारत और पाकिस्तान के बीच 1 तारीख 2023 में हुआ है। जी बिल्कुल, नए साल में एक नया सिलसिला पुराने अंदाज में ही सही लेकिन शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़रूर बातचीत तो नहीं हुई है, फहरिस्त का तबादला हुआ है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, और 2 फहरिस्तें तब्दील हुई हैं। एक दोनों ने बाज़ाब्ता तौर पर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को दी है और पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को दी है, और ये मुआहदे का हिस्सा है और एग्रीमेंट का हिस्सा है। हर साल की पहली तारीख को बाज़ाब्ता तौर पर ये फहरिस्तें तब्दील होती हैं, तबादला होता है इन फहरिस्तों का। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर जौहरी तनसीबात से मुताल्लिक जो डिटेल्स है पाकिस्तान के अंदर वो सौंपी है, और पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को सौंपी है अपनी डिटेल्स। साथ ही साथ कैदियों के तबादले को लेकर के जो फहरिस्त हुए वो फहरिस्त भी तब्दील की गई है, और दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के साथ अपनी फहरिस्तों का तबादला किया है। और जो तफसीलात हैं उन तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान ने अपनी जौहरी तनसीबात और सहूलतों की एक फहरिस्त इस्लामाबाद में हिंदुस्तान की सफारती जो मिशन है वहाँ उनके हवाले कर दिया गया है। और जौहरी हथियारों से लैस दोनों हरीफ जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर है, दोनों पड़ोसी ममालिक है। दहाइयों से पुराने मुआहदे के तहत नए साल के आगाज पर न्यूक्लियर की हवाले से जो न्यूक्लियर के जो प्लांट्स हैं उसकी डिटेल्स यानी उसकी फहरिस्त एक दूसरे के हवाले करते रहे हैं, और यही सिलसिला अब भी चलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इसके अलावा अगर न्यूक्लियर तनसीबात यानी जौहरी तनसीबात की फहरिस्त जो है उसके तबादले से आगे बढ़कर देखें तो इस बार जो कैदियों के तबादले को लेकर के फहरिस्त बताई गई है उसमें सीधे तौर पर ये 2008 से ही बाज़ाब्ता तौर पर यह सिलसिला शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। और 2008 के बाद से जो कैदी हिंदुस्तान में पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान में हिंदुस्तान के साल के आखिर में या नए साल के आगाज में बाज़ाब्ता तौर पर फहरिस्त बताई जाती है। इस बार जो 1 जनवरी को दोनों मुल्कों ने एक दूसरे को फहरिस्त दी है उसमें सीधे तौर पर बताया गया है कि जो पाकिस्तान के अंदर है हिंदुस्तानी कैदी उसकी जो तादाद है वो 705 है। उसमें 51 आम शहरी हैं और 654 माहीगीर हैं। ये आमतौर से जो मछली का कारोबार करते हैं या जो माहीगीर हैं इस दौरान गलती से वो पाकिस्तान में चले जाते हैं पाकिस्तान के बहरी इलाकों में, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो एक ज़माने से बाज़ाब्ता तौर पर कैद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनकी तादाद 654 है। तो टोटल जो हिंदुस्तानी पाकिस्तान के जेलों में बंद है, पाकिस्तान के अंदर कैद हैं, वो उनकी तादाद 705 है। ये पाकिस्तान ने अपनी फहरिस्त में बताई है। वहीं हिंदुस्तान की तहवील में जो पाकिस्तानी हैं उनकी तादाद 434 बताई जा रही है और इसमें 339 आम शहरी है, 95 माहीगीर हैं, 339 आम शहरी है। तरह तरह के इल्जाम है जिसकी वजह से ये सब के सब जेल में हिंदुस्तान के बंद है। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के माहीगीरों को उनके दरमियान गैर निशान ज़्यादा समंदरी सर, चूंकि दोनों के दरमियान हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान समंदरी सरहद की कोई डेडलाइन नहीं है या कोई ऐसी दीवार नहीं है जिसकी वजह से
बाकायदा तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है ये पाकिस्तान की सरहद है, ये हिंदुस्तान का हिस्सा है, बहरिया हिस्सा है, ये पाकिस्तान का। इसी वजह से हिंदुस्तान के माहीगीर पाकिस्तान चले जाते हैं, पाकिस्तान के हिंदुस्तान गलती से चले आते हैं, तो इस तरह से उनको कैद कर लिया जाता है और उसके बाद फिर सालों तक के वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों की जेलों में रहते हैं। ये एक बड़ा मसला है मेरे टाइम का, इसे हल करने की कोशिश ज़रूर हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से बाज़ाब्ता तौर पर इस फहरिस्त के तबादले के वक्त कहा है कि अब कैदियों को रिलीज़ करने में जल्दी की जाए, क्योंकि एक ज़माने से करीब 4-5 साल और 2-2 साल से बेगुनाही के आलम में ही वो सब के सब पाकिस्तान में हिंदुस्तान में कैद हैं। उनके ऊपर जो ट्रायल वगैरह हो या मुकदमात हो, उनको जल्द से जल्द निपटारा करके उनकी रिलीज़ का इंतजाम किया जाए। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने दोनों ने एक दूसरे को कहा है। अब देखना होगा कि इस साल यानी 2022 में जो 705 कैदी हिंदुस्तान के पाकिस्तान में हैं, अगले साल तक की ये तादाद का कितनी कम होती है या फिर बढ़ जाती है, और हिंदुस्तान के अंदर जो 434 पाकिस्तानी कैद हैं उनको लेकर के क्या कुछ अपडेट होता है। तो दोनों मुल्कों ने एक दूसरे को फहरिस्त तब्दील कर दी है, तबादला हो गया है न्यूक्लियर को लेकर के और कैदियों को लेकर के बता दिया गया है कि हिंदुस्तान में कितने पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में कितने हिंदुस्तानी कैद हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने सख्त लहजे में कहा है कि चूंकि दूसरी बार ये है, 2021 में भी जब फहरिस्त तब्दील की गई थी तब भी ये कहा गया था कि इन कैदियों की रिहाई का सामान किया जाए, इसके ट्रायल वगैरह, इनके मुकदमात वगैरह जल्द से जल्द लगाए जाएं और जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि वहां पर सफारती मिशन है, मुसलसल इसके लिए काम कर रहा है। अब इस बार फिर से हिंदुस्तान ने वही बात कही है जो पहले कही थी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही ज्यादा मुस्बत जवाब शायद नहीं दिया गया, इसलिए इसमें कोई बड़ी अपडेट नहीं मिल पाई है। भारत पाकिस्तान के बाद जरा बात करते हैं फौजी सरबराह की, यानी आर्मी चीफ की, सिपह सालार की, क्योंकि सिपह सालार इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है और ख़बर यह है कि सरहदी इलाके के दौरे पर थे आर्मी चीफ की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर अग्रीम चौकियों का दौरा किया गया और वहाँ पर तैनात फौजी जवानों के साथ उन्होंने तबादले ख्याल किया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद फौजी जवानों के साथ आर्मी चीफ की बातचीत हुई है और उस बातचीत के दौरान आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे की तरफ से जहां उन्हें नए साल की आमद पर खुशामदीद किया है, उनकी हौसला अफजाई की है, वहीं पर यह भी साफ किया गया, जो ब्रीफ किया उन्हें गया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार यानी LOC पर जो इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है, यहाँ पर किस तरीके से दरअंदाजी को रोका जा रहा है, इस हाई ऑल्टीट्यूड एरिया के अंदर किस तरीके से काम किया जा रहा है और मुस्तकबिल में किस तरीके से पाकिस्तानी मंसूबों को नाकाम किया जाएगा, इन पूरे मामलों पर आर्मी चीफ की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर डिस्कशन किया गया, आर्मी चीफ को ब्रीफ किया गया, जिसके बाद सिपह सालार ने बाज़ाब्ता तौर पर मौजूदा आर्मी निज़ाम के कमांडर्स को वहाँ पर जहाँ शाबाशी दी है, वहीं पर उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले गर्मियों के दौरान भी इसी चौकसी का इजहार वो करेंगे ताकि दरअंदाजी की कोशिशें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो और अगर कोई दरअंदाज इस पार आने में कामयाब भी हो तो उसे जीरो लाइन से 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही महदूद रखकर एनकाउंटर्स के अंदर मार गिराया जाए। फिलहाल आर्मी चीफ की इस खबर के बाद जरा बात मौसम के मिजाज की भी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। मौसम का मिजाज बदला सा नजर आ रहा है और यही वजह है कि महकमे मौसमियात की पेशन गोई भी सामने आई है। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक मतला अबर आलूद जरूर रहेगा, लेकिन 8 जनवरी तक फिलहाल किसी तरीके से मौसम का मिजाज नहीं बदलेगा, यानी मगरिबी हवाओं का असरअंदाज नहीं होगा। बर्फबारी कहीं पर भी 8 तारीख तक नहीं होगी। ताहम दर्जे हरारत में, रात के दर्जे हरारत में नुमाया कमी देखने को मिली है और गुज़श्ता दिनों श्रीनगर के अंदर 0.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है और रात का दर्जा हरारत 0.4 डिग्री तक चला गया है। इधर पहलगाम और गुलमर्ग इस वक्त सर्द तरीन इलाकों के अंदर गिने जा रहे हैं। द्रास के बाद गुलमर्ग और पहलगाम के अंदर शिद्दत की सर्दी जो है वो पाई जा रही है, लेकिन दिन में धूप और रात में ठंडी हवाओं का चलने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसकी वजह से मौसम का मिजाज बदला सा पूरी वादी के अंदर देखने को मिल रहा है। बालाई इलाकों के अंदर गुज़श्ता दिनों हुई बर्फबारी के बाद जो अबूर मरूर के रास्ते महदूद होकर रह गए थे, उन्हें इंतज़ामिया ने बर वक्त खोल दिया है। ताहम इंतज़ामिया की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि बालाई इलाके केरन, करना, टंगडार के इलाकों के अंदर रहने वाले लोग सफ़र के दौरान एहतियात से काम लें और बाज़ाब्ता तौर
तौर पर पुलिस एडवाइजरियों और जिला इंतजामिया की एडवाइजरियों को लेकर काम करे। इधर शहर श्रीनगर के मज़ाफ़ात के अंदर भी आज सुबह सुबह धुंध देखने को मिली है और धुंध की वजह से शदीद सर्दी का एहसास जो है वो कासा नज़र आ रहा था। खबर हम आपको मौसम के मिजाज की श्रीनगर से बता रहे हैं। इरफान फाजिल इस मजीद खबर पर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान, अपडेट कीजिएगा क्या कुछ मौसम का मिजाज है, और जैसे महकमे मौसमियात की पेशन गोई है कि 8 तारीख तक मतला बरालूद रहेगा लेकिन बूंदाबांदी या बर्फबारी का कोई भी इम्कान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया गौर साहब। जहां तक मौसम का ताल्लुक और मौसम के मिजाज ने जिस तरीके से पहले बर्फबारी और बारिशों के साथ साथ जो है कुछ खूबसूरत लम्हा जुड़े, अगर देखा जाए तो उसके बाद जो है थोड़ा सा मौसम में तब्दीली भी आई, यानी फ्रोजन एटमॉस्फेयर जो है वो टूट गया। मगर जिस तरीके से माइनफी दर्जा हरारत का कहर पहले चल रहा था तो काफी दिक्कतें लोगों को आ रही थी। मगर जब हम के प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो शहर श्रीनगर में इस वक्त हल्की हल्की धूप जो है वो दिखनी शुरू हो गई है। रात भर जो दर्जा हरारत है वो 0 पॉइंट के करीब जो है उसे रिकॉर्ड भी किया गया है, जबकि वो मनफी अशारिया नहीं है जो पहले कुछ दिनों पहले रहा था, जिसमें तकरीबन 6-7 तक जो है पारा चला गया था। मगर साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि सुबह सुबह घना कोहरा और उसी घने कोहरे के साथ साथ थोड़ा सा कुछ बालाई इलाकों पर जी हाँ फ्रोजन एटमॉस्फेयर भी दिखाई दिया, जिसकी वजह से वहां पर ठंड जो है वो काफी ज्यादा रही। मैदानी इलाकों में भी सुबह सुबह ब्रीज रही है, काफी ज्यादा ब्रीज है, काफी हेज है। मगर इस बीच अगर मैं बात करूं तो कश्मीर में इस वक्त तकरीबन 8 तारीख तक जो है जो पेशन गोई लगाई जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि फिलहाल मौसम खुश्क रहेगा, उसके बाद हल्की बूंदाबांदी या बर्फ के इम्कान जताए जा रहे हैं। मगर मौसम के साथ साथ कह सकते हैं कि दिन भर अच्छी खासी धूप रहती है, जिसकी वजह से लोगों को राहत मिल चुकी है। अच्छा, ये जो हम गुज़श्ते दिनों देख रहे थे कि झील का एक हिस्सा मुंजमद हो रहा था और जो पीने वाली पाइपें हैं, पानी की पाइपें हैं, वो भी कई कई जगह पर मुंजमद हो रही थी, उसमें क्या कोई तफावत अभी तक नजर आ रही है? देखिए, झीलों के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो वाटर बॉडीज के साथ साथ वाटर टंकियां या जितनी भी पाइप्स हैं, सुबह सुबह इनमें जरूर ये चीज देखने को मिलती है। यानी कहीं कहीं इलाकों से खबरें ये भी मौसूल होती है कि पानी की नलके जो है या फिर जो पाइप्स है या फिर जो टंकियां हैं सुबह सुबह जरूर जम जाती है। लोगों को थोड़ा सा दिक्कत पानी के हवाले से काफी ज्यादा आता है। मगर झील के हवाले से जिस तरीके से जो पिछले बारी सिचुएशन रही थी जब -7 चला गया था, ऐसी सिचुएशन में थोड़ी सी चेंज जरूर आई है। इस वक्त अगर हम देखें तो झील में कॉर्नर जो है सुबह सुबह जरूर जम जाते हैं, मगर ओवरऑल वाटर बॉडीज जो है वो नॉर्मल। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए इरफान फाजिल। और श्रीनगर एयरपोर्ट का भी हाल जरा बेहतर ही है, धुंध जरूर थी लेकिन उसके बावजूद भी जो पहली फ्लाइट 7:25 पर आनी थी एयर एशिया की, वो लैंड हो गई थी, ऑन टाइम था, यानी कोई इस तरीके की परेशानी नहीं थी। उसके बाद जो दिल्ली से दूसरी परवाज़ 8:20 पर लैंड होनी थी इंडिगो की, वो भी लैंड हो गई है। लेकिन 8:35 वाली फ़्लाइट और 9:15 वाली फ़्लाइट ये दोनों डिलेड है अभी। डिले लैंडेड एक का डिले हो गया 8:35 वाली का, और 9:15 पे जिसे लैंड करना था वो भी फ़िलहाल डिले है और माना जा रहा कि थोड़ी देर में वो वहाँ पर जो है वो लैंड कर सकती है। ये टेक्निकल इशू है जो दिल्ली से टेक ऑफ के वक्त हो गया था। तो फिलहाल मौसम के मिजाज के बाद ज़रा बात अब रहमत कलीम अब आपको बताएंगे कि महबूबा मुफ्ती के ख़त का असर देखने को मिला है। और ख़त उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा था, लेकिन असर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट से देखने को मिला है। जी बिल्कुल, महबूबा मुफ्ती ने बाज़ाब्ता तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ख़त लिखकर एक तरफ जहां पासपोर्ट हवाला न करने की शिकायत की थी, वहीं जम्मू कश्मीर की अपनी आंखों से देखी हुई सच्चाई उन्होंने पेश की थी। और जम्मू कश्मीर में जो मरकज़ी सरकार की जानिब से पॉलिसियाँ कायम कर रही हैं या फिर जिस तरह के सरकार की जानिब से फैसले लिए जा रहे हैं, उन तमाम फैसलों को एक नज़र रखते हुए उन्होंने जो सूरत हाल पेश की है वो हमने आपको बताई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो आई कि अब महबूबा मुफ्ती के उस ख़त का असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ख़त का असर ये हुआ कि हाई कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा जारी किया है और ऑर्डर दिया है कि महबूबा मुफ्ती की वालिदा का जो पासपोर्ट है वो जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। हाई कोर्ट ने आरपीओ को बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा जारी किया है और कहा गया है कि वो जल्द से जल्द महबूबा मुफ्ती की वालिदा का पासपोर्ट जो गुलशन नज़ीर के नाम से है वो जारी कर दिया जाए, चूँकि उनका पासपोर्ट जब्त किया गया है। महबूबा मुफ्ती और ख़ुद उनकी बेटी के हवाले से भी खबर जो गुज़श्ता दिनों ख़त में उन्होंने लिखा था कि उनके भी पासपोर्ट को जारी नहीं किया गया। हालांकि अदालत का पहले ही फैसला आ चुका है, अदालत ने पहले ही हुक्म दिया था, लेकिन अब उस ख़त का असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पहला हुक्मनामा जारी हो गया है। पहला हुक्मनामा महबूबा मुफ्ती की वालिदा के लिए है। महबूबा मुफ्ती की वालिदा के पासपोर्ट को जारी करने का
ऑर्डर हो चुका है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो इल्ज़ामात उनके खिलाफ हैं जिसकी वजह से उनके आप पासपोर्ट को रोक के रखें या फिर कोई सिक्योरिटी कंसर्न हो इन इल्ज़ामात को देखने के बाद भी, इस वजह से पासपोर्ट रोकने का कोई मतलब नहीं बनता। तो हाई कोर्ट ने पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट को जो बाज़ाब्ता तौर पर बताया गया है कि ये इससे हम इस तरह से नहीं ले सकते कि आप इसकी बुनियाद पर किसी के पासपोर्ट को रोक सकते हैं। तो अदालत की जानिब से सीधे तौर पर जो अर्जी दाखिल की गई थी पासपोर्ट रोकने की या फिर जो दलीलें दी गई थी उन दलीलों को सीधे तौर पर खारिज कर दिया गया है और महबूबा मुफ्ती की वालदा को इस तरह से राहत मिलती नजर आ रही है। चलिए जनाब, महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट मिले न मिले, लेकिन मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की अहलिया गुलशन नज़ीर के लिए पासपोर्ट के रास्ते जो है वो हमवार होते हुए नज़र आ रहे हैं। और सेक्शन 6 जो पासपोर्ट एक्ट 1967 का है उसका हवाला कोर्ट की तरफ से दिया गया और कहा गया कि जब पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, एडवर्स रिकॉर्ड ही नहीं है, तो किस तरीके से माइंड अप्लाई किए बगैर उस एप्लीकेशन को रोका जा रहा है जिस एप्लीकेशन के तहत पासपोर्ट इजरा करना था जी गुलशन नज़ीर को, जो महबूबा मुफ्ती की वालिदा है और मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की अहलिया भी है जिन्होंने अप्लाई किया था। सिंगल बेंच जो है जनाब जस्टिस M.A. चौधरी साहब, उनकी तरफ से ये कल बड़ी बात जो है वो सामने रखी गई है जिसमें पासपोर्ट के हवाले से बात रखी गई है। अब ज़रा बात करते हैं पासपोर्ट के बाद शुमाली इलाकों की, यानी नॉर्थ कश्मीर की, चाहे वो बारामूला हो, हंदवारा हो, कुपवारा हो। और जब हम नॉर्थ कश्मीर की बात करते हैं तो नॉर्थ कश्मीर के लिए एक अच्छी और बेहतर खबर इस वक्त सामने आ रही है कि जच्चा बच्चा अस्पताल नॉर्थ कश्मीर के अंदर बनने जा रहा है और इस सिलसिले में हुकूमती सतह पर कामकाज भी किया गया है। तो बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर पर शुमाली कश्मीर की आवाम के लिए एक राहत भरी खबर है और बहुत अच्छी खबर इस हवाले से कि जच्चा बच्चा अस्पताल के क़याम के रास्ते हमवार हो गए हैं और इसके लिए 34 कनाल अराजी की निशानदेही भी हो चुकी है। शुमाली कश्मीर की आवाम के लिए अच्छी खबर ये आ रही है कि बाज़ाब्ता तौर पर इंतज़ामिया ने एक नया मनसूबा तैयार किया है और ये जच्चा बच्चा अस्पताल को लेकर है और ये अस्पताल बारामूला में ख़ास तौर से कायम करने की बात बताई जा रही है। जो 23 लाख की पूरी आबादी है नॉर्थ कश्मीर की, इसके लिए कहीं कहीं ये बड़ी खबर है और राहत की खबर है। इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि 34 कनाल अराजी की निशानदेही हो चुकी है जिसमें 100 बेड के यानी 100 बेड पर मुश्तमिल ये जच्चा बच्चा अस्पताल बनाया जाएगा। फिर उसमें आगे मॉडिफिकेशन करते हुए उसमें तादाद और बढ़ाई जाएगी, उसकी सलाहियत और बढ़ाई जाएगी। तो बता दें कि ये जो अस्पताल इसे बाज़ाब्ता तौर पर तामीर करने का जो मंसूबा बनाया गया है ये प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम स्कीम के तहत तैयारी की गई है और इसको लेकर के बाज़ाब्ता तौर पर जो लवाजमात होते हैं उन लवाजमात पर ख़ास तौर से नज़र रखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि 20.25 यानी 20 करोड़ रुपए का ये पूरा बाज़ाब्ता तौर पर सरकार की जानिब से पैकेज सबमिट किया गया है जिसके ज़रिए जच्चा बच्चा अस्पताल की तामीर का मंसूबा जो तैयार किया गया है उस पर काम आगे होता हुआ दिखाई देगा। यानी 20 करोड़ से ज़्यादा की रकम जो है वो लग सकती है। डीपीआर प्रिपेयर किया गया है आरएनबी बारामूला की तरफ से और ये कहा जा रहा है कि कांटबाग बारामूला का जो इलाका है वहां पर बिल्डिंग्स को तामीर किया जाएगा ताकि अस्पताल जो है वो तामीर हो सके। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि कुछ अहम और बड़ी खबर है कि किस तरीके से जीएसटी ने साल 2022 के अंदर अपना काम किया है, कितना रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ है, नहीं हुआ, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। और आज का दिन सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर रहेंगी, वहां का मामला क्या है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और फिर एक बड़ी खबर चीन से इस वक्त सामने आ रही है कि चीन के नए खारजा वजीर का बयान आया है। क्या कुछ है, बैक टू बैक सारी खबरें आपके सामने रखेंगे और वक्त हो जाएगा फिर ब्रेक के उस पर आने के बाद जब आएंगे तो वक्त होगा जी आपकी फ़ोन कॉल्स का भी। तैयार रहिएगा, ब्रेक के उस पर आएंगे, खबर भी करेंगे और आपकी बात भी दुनिया तक पहुंचाएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद।